बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। फॉरेन फंडिंग केस जिसे आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये पनामा 2 साबित होगा, वो ये भी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सबसे ज़्यादा खसारे में रहेंगे। तो आखिर ये फॉरेन फंडिंग केस जिसमें कल एक नया रुख आया कि वही इमरान खान साहब जिनकी पार्टी इस मामले को सीक्रेट रखने का कहती रही है स्क्रूटनी कमेटी के सामने, और दूसरे को एतराज़ ये रहा है कि जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं और दीगर तफसीलात उनके साथ शेयर नहीं की जा रही, वही इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मामले को टेलीवाइज किया जाए। तो ये किस नहज पे पहुंचेगी बात। साथ साथ जो ब्रॉडशीट वाला मामला है उसके अंदर जिसको कहें कि हर रोज़ एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता है, नए नाम सामने आते हैं। उसकी गवर्नमेंट ने तो कहा है कि तहकीकात कर रहे हैं, मगर वो तहकीकात किसके खिलाफ होगी और उस तहकीकात से क्या निकलेगा। साथ साथ जो पीडीएम की मूवमेंट है जिसमें ज़ाहिरी तौर पर अब यह है कि वो लॉन्ग मार्च का मामला मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते तक चला गया है, क्या उसके अंदर कोई जान बाकी बची है? क्या वो मोमेंटम जिसकी तवक्को कर रहे थे कि जनवरी या फरवरी में बनेगा वो टूट गया है? वो बना पाएंगे, मार्च तक नहीं बना पाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब देने के लिए मेरे साथ ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको आप सुनते भी हैं और जिनको आप मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब सलीम साफ़ी साहब, मुझे ज्वाइन किया लाहौर से मोहतरम जनाब रज़ा रूमी साहब ने, और मेरे साथ इस्लामाबाद से ही मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब। सलीम साफ़ी साहब, ये जो पनामा 2 की बात आज की है शेख रशीद साहब ने कि ये पनामा 2 साबित होगा, तो पनामा 1 तो मुस्लिम लीग नून के लिए साबित हुआ था, ये पनामा 2 क्या पीटीआई के लिए साबित होगा या इस बार भी इशारा नून लीग की जानिब ही है? देखिए, शेख साहब तो बादशाह आदमी हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें तो पनामा 2 इस हिसाब से वो नज़र आ रहा है कि जिस तरह उस वक़्त नवाज शरीफ का बचना नामुमकिन नज़र आ रहा था, तो अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर मुझे नहीं लगता कि अभी वो वक्त आया है कि अगर इलेक्शन कमीशन को इजाज़त मिली और इलेक्शन कमीशन ने अगर मेरिट और इंसाफ की बुनियाद पे फैसला कर लिया, तो जो शवाहिद अभी तक इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए जा चुके हैं, और वो भी किसी मुखालिफ जमात की तरफ से नहीं, किसी मुखालिफ की तरफ से नहीं, बल्कि एक अंदर के ज़िम्मेदार जो पीटीआई के बानी रुकन हैं, जो आज भी कानूनी लिहाज से बानी रुकन हैं, जो सूबाई सदर रहे थे, जो इमरान खान साहब के मिजाज शनास थे, जिन्होंने पहली मरतबा 2011 में ये मामला उठाया, वो ईमेल मौजूद हैं उनके पास वीडियोज़ मौजूद है, उनके पास ऑडियोज़ मौजूद हैं, और वो सारी चीज़ें। और फिर जिस तरीके से मैनिपुलेट करके और इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके 70 समातें हो गई, कभी स्क्रूटिनी कमेटी, कभी क्या, तो वो बच्चे को भी नज़र आ रहा था कि जो पिछला इलेक्शन कमीशन था वो इमरान खान साहब को बचा रहा था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये उस पनामा 2, लेकिन न इस वक्त इमरान खान की वो पोजीशन है जो पनामा के वक्त नवाज शरीफ की थी। मसलन नवाज शरीफ पे जो बरहमी थी, ठीक है, वो बरहमी तो इमरान खान साहब पे नहीं है। इमरान खान साहब तो लाडले हैं, अभी तक उसकी वो हैसियत ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं नहीं समझता कि शायद सिर्फ उनको ज़रा लाइन पे लाना मकसूद है, क्योंकि आजकल वो कुछ लाइन से बाहर हो गए हैं और कभी इस तरह की बातें कर देते हैं, उसामा को शहीद कह देते हैं, कभी जो है वो कह देते हैं कि अगर नवाज शरीफ की जगह मैं होता तो जनरल ज़हीर को रुखसत कर लेता। कभी कहते हैं कि जी मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन आर्मी चीफ होता है और कौन DGI होता है। कभी वजारत दाखिला की तरफ से उधर से एक प्रपोजल आ जाती है और इधर खान साहब कुछ और कर लेते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद थोड़ा सा उनको उनकी औकात याद दिलाना मकसूद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शहजाद चौधरी साहब, ये सलीम साफ़ी साहब जो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब विकेट से बाहर निकल कर खेल रहे हैं, तो बॉलिंग जो है वो फास्ट बॉलर्स को लगा दिया गया ताकि वो वापस बैकफुट पे जाएं और अपनी क्रीज के अंदर रहकर ही खेलें। हाफिज साहब, देखिए, इसका बड़ा आसान रास्ता तो मेरे लिए ये था कि सलीम साफ़ी साहब की तमाम गुफ्तगू को मैं मनोवन तस्लीम कर लूँ और उनकी हर बात मान के कहूँ कि मैं उनसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मेरे लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाती और रज़ा रूमी के लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाती। लेकिन अब मसला यूँ है कि PTI को डिफेंड करने के लिए यहाँ कोई नहीं है।
तो मुझे अपने छोटे भाई सलीम साफ़ी के थोड़ा सा ज़रा माजरत के साथ कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ ज़रूर दिखाना पड़ेगा, ताकि कम से कम आपकी प्रोग्राम में बहस बहस ज़रूर बह, बहस बहस ज़रूर बढ़े आगे। देखिए, अच्छा, पहली बात यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से होके वापस इलेक्शन कमीशन में गया, इसलिए अदालत का जो मामला है अदालत से होके वापस वहां पे गया। उन्होंने कहा ये फॉरेन फंडिंग का केस है, इसके अंदर जो है ना प्रोहिबिटेड फंडिंग वो नहीं आती है, इसमें फॉरेन फंडिंग है, और फॉरेन फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी में आता है, वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता। फिर उसके बाद प्रोसेस है कि अगर वो इस्टेब्लिश होता है तो फिर वो हुकूमत वक्त के पास जाएगा, फिर वो 2 हफ्ते में आगे भेजेगी, फिर अदालत फैसला करेगी कि अच्छा हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या है, उसके मुताबिक फिर सुनेगी और फिर वो फैसला करेगी। अच्छा, वो तो एक प्रोसीजर भी है और इसका एक हिस्सा पहले से इस्टेब्लिश भी हो चुका कि फॉरेन फंडिंग पहले बताओ कि है या नहीं है। दूसरी बात, इसके जुजियात में जब जाते हैं तो जुजियात के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई के दिफा के तौर पे इसको आप पीटीआई एडवोकेट कह लें या डेविल्स एडवोकेट कह लें, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन ये है कि ये इन दोनों सूरतों में पीटीआई के लिए कुछ आवाज़ उठानी बनती है यहाँ पर। अच्छा, इसमें ये फैसला करना कि क्या किसी बाहर की हुकूमत ने पैसा दिया था, ठीक, क्या किसी ग्रुप या किसी कंपनी ने फैसला था उसको उनको मदद दी थी या अपना फंड दिया था। अच्छा, अगर किसी हुकूमत ने इनको फंड नहीं किया, अगर किसी अदारे ने फंड नहीं किया, तो फिर जो हमारे कवानीन के उसके हिसाब से तो इनकी फंडिंग जायज़ बनती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं, और गालिबन जब ये फैसला आएगा और अगर तो इतनी ही बात उन्होंने माननी है कि वो नाराज़गी जो है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ ही पनामा 1 में, पनामा 2 के अंदर भी अगर इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी का इंतज़ार है, तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा साइड पे रख के अगर हम ये बोलें कि अगर वो ये कह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे एक शिकायत गई है, पिटिशन दायर की गई है कि पीएमएलएन और पीपीपी के जो फंड्स हैं उनको भी साथ ही रिव्यू कर लिया जाए। ठीक, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली आपको ये नजर आएगा, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है उसकी कोई शफाफियत नहीं है। हो सकता है कि शफाफियत किसी हद तक पीटीआई की फिर हो, बाकी दोनों की बिल्कुल ही ना हो। ठीक, अच्छा, आप ये देखेंगे जब इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी और एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा कि पीटीआई या पार्टी फंड्स को इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए जो कि अनडिक्लेयर्ड है, जाती फवायद के लिए, इस किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये भी सामने आएगा। तीसरा, ये ज़रूरी नहीं कि हमें फंडिंग का पता लग जाए कि असल में कहाँ से आई। पीटीआई के पास तो फिर कुछ नाम होंगे, मुझे लगता है शायद पीपीपी, पीएमएलएन और फॉर दैट मैटर जो बाकी पार्टियां हैं उनको पास नाम देना भी मुश्किल हो जाए। रजा साहब, ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर से इस मामले में भी निकलेगा कुछ नहीं। वो यही बात आ गई कि जी वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बिरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, वरना मुझे पता है कि फंडिंग कहाँ से होती रही। देखिए, बात ये है कि अभी तो वाकई अभी तक तो कुछ नहीं निकला। आपके इल्म में, जैसे साफ़ी साहब ने कहा कि 60-70 बार जो है इसकी पेशियां और मीटिंग्स हुई हैं, कभी मुख्तलिफ स्टेप्स से ये केस गुजरता रहा है, लेकिन अब यकायक जो है इसमें कुछ हरकत तो आई है और फाइल को जब पहिए लगते हैं तो जाहिर बात है हमारे यहाँ एक लोगों का माथा जो है वो थोड़ा सा ठनकता तो ज़रूर है कि आखिर हुआ क्या है कि वो केस जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा दिखाया इलेक्शन कमीशन ने, वो यकसर कैसे उसकी समाअत हो रही है। तो ये एक साइन तो होता है। अब क्या वो वाकई रूटीन की कार्रवाई में हुआ है या उसके पीछे कोई मकसद है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर आप माजी के केसेस देख लीजिए, माजी के हमारी तारीख देख लीजिए, जो माजी करीब में, माजी बईद में, तो उसमें जब इस तरह की चीजें होती हैं तो यकीनन कोई ना कोई तब्दीली का शख्साना जो है वो सामने उभर कर आता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल अहम मसला है, ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है। हमारी जो जमहूरियत को इस वक्त सबसे बड़ा मसला लाहक है वो हमारी सियासी पार्टियों का के अंदर जो फुकदान है अंदरूनी जमहूरियत का, शफाफियत का, और इलेक्शन कमीशन की जो फेलियर है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और मुख्तलिफ रूल्स नाफिज करवाने का, चाहे वो फंडिंग के हवाले से हो, चाहे वो खर्चे के हवाले से हो, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो, तो ये अगर इस पे पेशकदमी होती है तो मैं तो एज अ पाकिस्तानी ये नहीं देखता कि पीटीआई को फायदा होगा, नुकसान होगा। मैं तो ये देखता हूं कि अच्छी एक नजीर जो है वो बनेगी
कि आप पार्टियों का मुहासबा करें और इनको कुछ पटरी पर लेकर आए, क्योंकि जमहूरियत में इनका रोल सबसे ज्यादा अहम है। ठीक साफितन, मैं मगर अभी ये यही जो कहूंगा। अच्छी नज़ीर जो है उसकी नज़ीर मिलती नहीं है हमें। चीज़ें शुरू होती हैं कि इलेक्शन मेरिट पे होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए। इमरान खान साहब भी चले थे, 4 हल्के खोले, फिर आ गए, इक़्तिदार में आए, उसके बाद भी कोई पेशरफ नहीं हुई। इस मामले के अंदर भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फंड रेजिंग उस वक्त बड़ी अच्छी नीयत के साथ की हो कि लोग हमें दें, उनका कंट्रीब्यूशन हो, जैसे पार्टियों पे इन्वेस्ट होती है बड़े बड़े सरमायादारों की, वो ना हो, लेकिन उसके अंदर बाद में उनको पता चला ये वायलेशन हो गई, जिस तरीके से अकामे लोग रखते थे दुबई के और सऊदी अरब के, और बाद में पता चला कि जी आप ये रख नहीं सकते थे। उसी में फिर नवाज शरीफ साहब भी फंस गए। तो ये भी ऐसे ही कोई टेक्निकल ग्राउंड में तो नहीं फंस गए? नहीं, देखिए ये जो रजा साहब ने बात की ना, और किसी हद तक उसकी तरफ इशारा किया शहजाद साहब ने भी, ये हकीकत अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो न्यून लीग हो, वो कोई और हो, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। दुरुस्त। ठीक, उनके माली मामलात भी दुरुस्त नहीं है। फॉरेन फंडिंग्स, इससे भी खतरनाक फॉरेन फंडिंग। मसलन मैं इमरान खान साहब का बहुत नाक़िद रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों पे बिलीव है, कभी उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक मैंने कुछ नहीं कहा है, और दूसरा ये जो यहूदी लाबी और साजिश में कभी ना इन चीज़ों पे बिलीव किया है, ना उनके पे इस हवाले से उन पे तनकीद की है। मैं सब लीडरों को मुहिब वतन समझता हूँ, और सब के बारे में, किसी के बारे में भी ये तवक्को नहीं कर सकता कि वो जानबूझ के पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे या पाकिस्तानी दुश्मनों से कोई वो राह रस्म रखने की कोशिश करेंगे। अगर रखेंगे भी तो वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, तो मुझे ये उम्मीद है और ये खुशफहमी है कि वो पाकिस्तान के मफाद के लिए रखेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है, इसी तरह मसलन पानामा के वक्त भी हम ये कहते थे कि नवाज शरीफ ने अपने आप को मासूम साबित नहीं किया है फाइनेंशियली, न जरदारी साहब ने अपने आप को मासूम साबित किया है, और न उसका। लेकिन किसी एक को आइसोलेट करना और फिर वो मायार दूसरों पे अप्लाई ना करना, वहीं पे हमारा एतराज़ आ जाता है। मसलन पानामा के वक्त ये दलील थी, जब हम सवाल उठाते थे कि भाई बहुत सारे लोगों के नाम है, तो उस वक़्त कहा जाता था कि नहीं, नवाज शरीफ चूँकि प्राइम मिनिस्टर है तो पहले इनका होना चाहिए, फिर बाद में बाकियों का करेंगे, और हमने उसको मान भी लिया कि वाकई ज़्यादा अखलाकी जिम्मेदारी होती है। अब नवाज शरीफ का करके उसके बाद किसी ने पानामा का नाम सुना है, या वो बाकी लोगों का हुआ? अच्छा, अब ये जो मामला है, अगर इलेक्शन कमीशन में 6 साल पहले कोई मुस्लिम लीग नून का वर्कर जाता, या इवन पीटीआई जाती, या ABC कोई शहरी जाता, और उधर ये केस ज़ेर समाअत होता मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, तो फिर उसका अखलाकी जवाब। ठीक, अब अगर वो नवाज शरीफ वाला उसूल आप अप्लाई करते हैं, तो फिर पहले तो इमरान खान साहब को बतौर रूलिंग पार्टी तलाशी देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उन पार्टियों के खिलाफ ये लोग गए हैं अभी साल 2 साल पहले, जबकि वो 6 साल से चला आ रहा है। सही। तो ये जो मामला हो जाए, और इसी तरह हमने देखा कि बहुत, मसलन अभी आपने अकामा का जिक्र किया, अब काबीना में बैठे हुए लोगों की कितनों की गैर मुल्की शहरियत है, और अभी तक है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। और उधर से जो एक प्राइम मिनिस्टर आपने अकामा पे कर लिया, हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो उसूल या इनके लिए भी कर दें। आपने देखा कि इलेक्शन से पहले किस तरह जुल्फी बुखारी साहब जेल से रातों रात निकाल दिया गया। अब उसमें कोई जो है अमरीकी शहरी है, कोई बरतानवी शहरी है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एतराज़ यहीं पे बन जाता है, और ये जो हम कहते हैं उसको फिर लाडले का खिताब देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमें वो वही कि जो चीज़ें दूसरों पे लागू होती हैं, उससे पीटीआई को एनआरओ मिला, पीटीआई को बीआरटी में एनआरओ मिला हुआ है, पीटीआई को इमरान खान साहब को उनके घर के मामले में एनआरओ मिल गया, इमरान खान साहब को बलम जबा में एनआरओ मिला हुआ है, इमरान खान साहब को जो ये उनके गैर मुल्की शहरियत रखने वाले लोग हैं उनके मामले में एनआरओ है। ये पार्टी फंडिंग केस है, 6 साल से उनका एनआरओ चला आ रहा है, और तमाशा ये है कि उसके बाद भी वो ईमानदार है, और वो कहते फिर रहे हैं कि मैं दूसरों को एनआरओ नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक। शहजाद चौधरी साहब, ये जो 6 साल डिले करना, उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स जितनी इस्तेमाल हुई हैं, इससे पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को कोई नुकसान पहुंचा है, या आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, ये हक था उनका कानून? एक चीज
हाँ, एक चीज जो मैं समझता हूँ जिसमें क्रेडिबिलिटी को नुकसान उससे बच जाना चाहिए था पीटीआई को, लेकिन वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, वो अकबर बाबर की पर्सनालिटी है। अब ये मैं कोई बहुत गहरी इंफॉर्मेशन, जाती इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं कह रहा है, मैंने अमूमी तौर पर जो तज्जिया किया है अकबर बाबर साहब को, जब से पहले वो ब्रेक ऑफ किए, फिर उसके बाद वो उन्होंने जाके ये केस फाइल किया। तो देखिए बात यह है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस का लॉयर होगा ना, वो अकबर बाबर साहब की इस तरह के इकदामात को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी ये जो यानी एक होता है आउट ऑफ रिवेंज, यानी आपको बोग्स है, कोई पार्टी के साथ बोग्स है, पार्टी की लीडरशिप के साथ बोग्स है, आपको वहां पे वो हक नहीं मिला, वो रुतबा नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी, आप पुराने मेंबर थे, आप फाउंडिंग मेंबर थे। कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं पीटीआई के जो आज ना एमएनए है ना जो सेनेटर हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए खामोशी को एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया। लेकिन इस अकबर बाबर साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो ले गए। अच्छा, अब हर निजाम शहजाद साहब, बोग्स की बुनियाद के ऊपर फैक्ट को तो नहीं झुटलाया जा सकता? नहीं झुटलाया जा सकता, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन आप इंटेंशन जो है, आप इंटेंशन को देखिए। जो वकील होते हैं ना, बड़े कमाल के लोग होते हैं, ये इंटेंशन को भी बीच में ले आते हैं कि नीयत क्या थी। अच्छा, और जब वो नीयत क्या, इंसाफ हासिल करना है या नीयत किसी को मलाइन करना है, जब आप नीयत के ऊपर आ जाते हैं तो फिर मामला वहां पे गड़बड़ होना शुरू हो जाता है और केस कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसका जैसा हमने पहले किया, मेरे ख्याल में आपको असल में पनामा 1 जो था, पनामा 1 तो गुजर गया, पनामा 2 ये फंडिंग केस नहीं है, पनामा 2 असल में ब्रॉडशीट है। ब्रॉडशीट आपको ये इसने अपने अंदर हर चीज को जज्ब किया हुआ, इसके अंदर ये फंडिंग केस भी है, फॉरेन फंडिंग केस पार्टीज का, पार्टीज की शफाफियत की ना होना भी है। इसके अंदर आपको ये भी पता लगता है कि पूरा निजाम कैसे कानून को तहस नहस कर देता है, किसी ज़ाब्ते को खातिर में नहीं लाता, जाती तौर पर मामलात तय किए जाते हैं। और ब्रॉडशीट 2 असल में आपका वो भयानक चेहरा है जो कि आपको मेरे हिसाब से इस मुल्क का, हमारे मुआशरे का और हमारे निज़ाम का, जो कि ब्रॉडशीट शक्ल में पनामा 2 बनता नजर आ रहा है। ये है वो मामला जो सबसे बड़ा है, और इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं है, मैं इसमें अपनी रियासत, अपनी सियासत और अपनी हुकूमत, इन तीनों को आपको एक बहुत मलाइंड और गंदा चेहरा नजर आता है कि किस तरीके से ये हुकूमत जो है और ये मुल्क बदकिस्मती से ऐसे हाथों में रहा है कि जिन्होंने इसका एक तरह से बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया। आप अंदाजा लगाइए, एक ही जगह से, एक ही गाय से बहुत सारे लोग आगे दूध पी गए, और हम ऐसे कमाल के लोग हैं कि हम उनको दूध पिलाए जा रहे हैं। ठीक, रजा साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, छोटा सा वक्फे पे आते हैं। तो जो ब्रॉडशीट वाला मामला छेड़ा है शहजाद चौधरी साहब ने, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम साफ़ी साहब, रज़ा रूमी साहब, शहजाद चौधरी साहब मेरे मेहमान हैं। रज़ा रूमी साहब, ये ब्रेक पे जाने से कबल ब्रॉडशीट का तज़किरा किया शहजाद चौधरी साहब ने। अब तहकीकात होंगी 45 रोज़ में। अब ये तहकीकात होंगी किसके खिलाफ? एग्रीमेंट करता है नैब, फिर अब वो नैब जिसके ऊपर ये है कि जी वही मुल्क के अंदर करप्शन के खात्मे के लिए जी सरगर्म है, वो फिर जितने उसमें नाम आते रहते हैं, अब तो वो जनरल अमजद तक बात पहुँच गई, फिर जनरल नईम अकबर, फिर उनके दामाद, फिर एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी, कभी लतीफ़ खोसा साहब उसमें अटॉर्नी जनरल हैं, बाबर एवान साहब कहीं वज़ीर कानून हैं, कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वज़ीर ख़ारजा हैं, कहीं मौजूदा हुकूमत के शहजाद अकबर साहब हैं। ये अब तहकीकात होगी किसके खिलाफ, कौन किसके खिलाफ करेगा? देखिए, बात यह है कि मैं इससे पहले कि ब्रॉडशीट पर कुछ कहूं, जो पहले गुफ्तगू हुई थी उस पर मैं एक जुमला ये कहना चाहता हूं कि साफ़ी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जैसे कि पनामा केस में और दीगर केसेस में ये मुतालबा किया गया था कि हुकूमत जो है, जो इक़्तिदार में होते हैं उनसे हिसाब किताब शुरू होता है, ये बात फिर यहाँ भी सादिक आनी चाहिए। इसके ऊपर अगर मगर और आए बाएं शाये नहीं होना चाहिए। और अगर पीटीआई जो है वो एहतसाब का नारा लेकर, वोट लेकर और अपनी मॉरल लेजिटिमेसी या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी उस बुनियाद पर इंजॉय करती है, तो फिर बिल्कुल उनको आगे बढ़कर ये हिसाब किताब देना चाहिए। रहा ब्रॉडशीट का मामला, तो देखिए वो क्या एक मिसरा है कि मेरी तामीर में मुज़मिर है खराब, मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की। तो नैब का हाल, हाँ, एक सूरत खराबी की। तो नैब का मसला ये, आप देखिए कि किस तरह से जो ब्रॉडशीट का मामला है कि उन्होंने जनरल अमजद का जो बहुत एक इमेज और स्टैचर बन गया था कि वो बड़े सख्तगीर हैं
और वो बड़े ये हैं, तो वो मतलब इस 2 नंबर कंपनी को ठेका उन्हीं के ज़माने में मिला ना। और एक ऐसी कंपनी जो कि अभी हाल ही में कायम हुई, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जाकर उसके साथ एक माहिदा कर लेती है, और उसके बाद आपने जिक्र किया कि यके बाद दीगरे तमाम लोगों के नाम, तमाम हुकूमतें उसकी मद में आती हैं, और बिल आखिर नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के उन पैसों का हुआ जो कि सब वो देते हैं यहाँ पर, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस, माचिस की डिबिया से लेकर मोमबत्ती तक जो है टैक्स लगा हुआ है। और बजाय इसके कि आप कुछ लूटी हुई दौलत, सो कॉल जो नारा पिछले 20-21 साल से चल रहा है यहाँ पर बड़ी शद्दोमद के साथ, वो बिल्कुल आप उसके बजाय लेने के देने पड़े हुए हैं। ये वाला भी मामला हो, चाहे रेको डिग का मामला हो जिसके ऊपर 6 अरब का टीका लगा है पाकिस्तानियों को, तो इस वक्त जो है ये ब्रॉडशीट असल में पाकिस्तान की जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, जो हुक्मरानी का क्राइसिस है, वो उसकी निशानदही करता है। और जहां तक ताल्लुक है कि इंक्वायरी कौन करेगा, देखिए इसके लिए आला सतही का जुडिशल कमीशन होना चाहिए। तमाम कैरेक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हों, उनके वुज़रा हों, वो वकला जिन्होंने ये माहिदे किए, और नैब के खालिक और मोजिद जो हैं, उन सब का हिसाब किताब, उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तानियों के साथ फिर रजा साहब वही इंक्वायरी रिपोर्ट किसी शेल्फ की नजर हो जाएगी, फिर वहां पे उसके ऊपर धूल पड़ती रहे। नहीं, फिर देखिए, फिर ये तो मीडिया का काम है, ये तो सिविल सोसाइटी का काम है कि वो उसके ऊपर प्रेशर डाले। अच्छा। हमारे यहाँ मीडिया जो है वो भी एक पार्टी बन जाता है। अभी इन्होंने इकामा और पनामा की बात की साफी साहब ने, तो आप याद कीजिए ना कि मीडिया तकसीम शुदा था। वही इकामा जिसकी बुनियाद पर एक वजीर आजम को फारिग किया गया, आज वही इकामा होल्डर जो है वो इक़्तिदार में भी हैं बहुत सारे। तो सवाल ये कि उनके ऊपर तो मीडिया उस तरह की बात नहीं करता, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी भी। लेकिन आखिरी इसमें मैं एक और इजाफा ये कर दूं कि मैं ये मेरी जाती राय है, और शायद आई एम श्योर बहुत से लोग इत्तेफाक भी करेंगे कि नैब अपनी अफादियत खो चुका है। पाकिस्तान की सरकार में बहुत सारे इदारे हैं, FBI है, FIA है, सूबाई एंटी करप्शन के महकमे हैं, और दीगर एजेंसीज मौजूद हैं। आपको नैब जैसे सफेद हाथी, नाकारा और नालायक सफेद हाथी की कोई जरूरत नहीं, जो कि आपको जग हसाई का बायस बनवा रहा है और आपको एक्सपोज कर रहा है कि हमारी आला सतह के ऊपर डिसीजन मेकर्स जो हैं उन्होंने कितना खिलवाड़ किया है पाकिस्तान और पाकिस्तान। साहब, ये कौमी दौलत, लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए हम अपनी दौलत मजीद कब तक लुटाते रहेंगे? अब आज रिपोर्ट एक ये भी है कि पानी MKM के जो केसेस हैं उसकी पैरवी के लिए भी कुछ 13.5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। कल ECC ने मजीद ग्रांट की मंजूरी दी है। 25,000 पाउंड मंथली हम पे कर रहे हैं लॉ फर्म को बरतानिया के अंदर। देखिए, वो तो जब ये हुकूमत आई तो शुरू दिन में मेरे मुंह से ये फ़िक्रा निकल गया था, रिपोर्ट कार्ड में वो रिकॉर्ड पे है कि ये 1 पैसा तो नहीं ला सकेंगे, लेकिन इस मुल्क से अरबों रुपए बाहर भिजवा देंगे। अच्छा, ये तो वही है ना जो इन 2 वकीलों को देने या जुर्माने देने या इस सूरत में है। कभी किसी ने उसका एस्टीमेट जब लगेगा कि नैब के इस खौफ और वहशत और ब्यूरोक्रेट को जलील करने, पॉलिटिशियन को जलील करने, बिजनेसमैन को जलील करने, क्योंकि नीचे की सतह पे जो बुरी ब्लैकमेलिंग इस वक्त नैब के लोगों के ज़रिए जारी है, तो उसके नतीजे में इस मुल्क से कितना सरमाया निकल गया होगा और कितनी जहानतें निकल गई हैं, वो हिसाब तो खरबों तक चला जाता है। तो अगर आप देखें तो इस निज़ाम ने मुल्क को इक्तिसादी लिहाज से भी तबाह किया, और उससे बढ़ के ये कि मुल्क को इंटेलेक्चुअली और जहनी लिहाज से भी तबाह कर दिया। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और, चूंकि मैं जो चंद लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, शहजाद चौधरी साहब उनमें से एक हैं, तो इसी तरह मैं अकबर इस बाबर साहब को जानता भी हूँ और उस वक्त से इस मामले को फॉलो कर के आ रहा हूँ। एक तो देखिए, बदनीयती उस सूरत में होती कि अगर उसको पार्टी से निकाला जाता या वो कोई खफगी होती और वो इस इशू को उठाते। उन्होंने इस इशू को जिस वक्त इमरान खान के साथ उठाया तो वो उस वक्त इमरान खान साहब के उसी तरह करीब थे जिस तरह आजकल जुल्फी बुखारी हैं। उनके पास उस वक्त मरकजी ओहदा था, वो PTI से निकले नहीं थे। जब उन्होंने इस इशू को पहले पार्टी फोरम में उठाया और फिर उनके साथ अगर वो इस पे खामोश रहते तो वो आज मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के जो 2-3 राइट हैंड्स थे तो वो उनमें से एक होते।
अच्छा, दूसरा एक चीज जो हम जैसे लोगों के इल्म में आया है, वो बेचारा तो देखिए पहले जो तरीका होता है कि इमरान खान साहब से खलवतों में इसका जिक्र करते रहे, जब वो नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ईमेलों के जरिए उसको किया और उनकी नाराजगी उसके बाद शुरू हुई और ये 2011 है जिनके को पीटीआई के अंदर एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था कि जो बाहर से उस वक्त लोग लाकर पीटीआई में शामिल करवाए जा रहे थे, तो अकबर इस बाबर तो शुरू दिन से था। तो एक तो ये उन्होंने किसी बदनीयती पे नहीं किया और मैंने तो उस रोज मुतालबा किया कि एक और तहकीकात की जाए। ये अजीब इत्तेफाक आपको नजर आएगा कि जो लोग उस वक्त मालियात में मौजूद थे, इसी 2011 और 12 में उन्होंने इधर बनीगाला के इर्द गिर्द 5-6 पीटीआई के रहनुमाओं ने जायदादें खरीदी हैं। तो हमने कहा कि जरा उन मैंने एक आखिरी बात करना चाहूंगा कि देखें, जो ब्रॉडशीट का जहां से शुरू हुआ है, उस वक्त जनरल अमजद साहब नेब के चेयरमैन थे और उसके डेड ऑनेस्ट होने पे सबका इत्तेफाक है, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब वजीर दाखिला थे, ठीक है, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब के भी ऑनेस्ट होने पे हम सबके दोस्त भी हैं, उसका भी सबका इत्तेफाक है। और मुशर्रफ साहब से भी हम हजार इख्तिलाफ कर सकते थे, लेकिन मुशर्रफ साहब भी फाइनेंशियली करप्ट नहीं थे, ठीक है, बाद में सऊदियों ने पैसे दिए, किसी और ने दिए। अगर उनके दौर में ये हो रहा था तो आज वो चेयरमैन एहतिसाब के जिनके बारे में खुद हर कोई जानता है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिनका जो है आप देखें कि इससे पहले मिसिंग पर्सन और बाकी में एक मुतनाज़िया किरदार है, जिनके खिलाफ दर्जनों मरतबा आपका सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन दे चुका है। तो अगर जनरल अमजद और जनरल मोइनुद्दीन हैदर के दौर में वो कुछ हो सकता है, तो अंदाजा करे कि जस्टिस जावेद इकबाल और शहजाद अकबर के दौर में क्या कुछ हो रहा होगा। ठीक, शहजाद चौधरी साहब कहते हैं उस जमाने में जिस वक्त नैब एक मकसद के तहत बनाई थी, वो नैब इतनी कॉम्प्रोमाइज थी, तो आज की नैब कितनी कॉम्प्रोमाइज होगी? नैब इस वक्त जितने केसेस देख रही है या ज्यादा केसेस देख रही है, जितने तो नहीं, ज्यादा जो देख रही है, या जो ब्रॉडशीट में सामने आए हैं, ये कौन से केसेस हैं? ये केसेस वो हैं कि एक खानदान का पैसा 90s में, मिड 90s में यहाँ से बाहर गया, ठीक, उसको FIA के एक ऑफिशियल ने डिटेक्ट किया और उसके पीछे पड़ गया। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले एहतसाब कमीशन वाले जो थे वो सैफुर रहमान साहब वगैरह जो थे वो जरदारी साहब के पीछे पड़ गए थे। जरदारी साहब के नाम पे जो चीज़ें आई कि उधर स्विस बैंक्स के अंदर अकाउंट्स हैं, वो फलाना है, वो सबमरीन आई, वो सब क्या हुआ, ये सब का सब नैब की फॉर्मेशन से पहले के मामला थे। नैब तो 2000 में बनी। ये जो गंद पैसे का लेन देन आगे पीछे चला, ये सब नैब से पहले के किए हुए काम है। ये नहीं कि नैब के बनने के बाद ये काम नहीं हुए, ठीक, लेकिन गालिबन उस शद्दोमद के साथ, उस हाइप के साथ नहीं हो रहे जिस तरीके से हमें ये 4-5-6 मिसालें नजर आती हैं। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि जब ये चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं, तो इस अवाम को एक और चूना लगाने के बजाय हम ये कहें कि देखिए नैब का तो मकसद ही सियासी वाबस्तगियों को इधर से उधर करना था। हम ये भूल जाएं कि असल में जो करने वाले काम थे, जो पैसे लेके बाहर चले गए, जो आइडेंटिफाई हो गए, और भाई उनका भी तो कुछ करो। ठीक, अगर कुछ करना नहीं तो उनसे पैसे ले लो, उनसे पैसे लेके वापस ले आओ, कुछ ना कुछ तो करो। और मैं इसमें बिल्कुल एग्रीड हूं कि एहतसाब, इसमें किसी किस्म का कोई जनरल का नाम हो, एयर मार्शल का नाम हो, ये कोई किसी की गारंटी नहीं है कि किसी के बारे में कोई ये फतवा मिल जाए किसी को, या मैं दे दूं या कोई और दे दे, या हम सब कह दें कि भाई इससे बड़ा नेक पाक साफ आदमी हमने आज तक फौज में नहीं देखा या एयरफोर्स में नहीं देखा। भाई अगर मुझ पे शक है तो प्लीज मुझे इन्वेस्टिगेट कीजिए, वही जो साफी साहब कह रहे हैं कि सबके लिए मयार एक होना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई एब्सोल्युटली, और इसलिए मैं कोई भी किसी को वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी रजा साहब जी, मैं एक मुख्तसर सी बात ये करना चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नहीं मालूम आपके टीवी चैनल की क्या पॉलिसी है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स यूके की क्राइम एजेंसी ने लिए एक साहब से जो कि बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, और लूटी हुई दौलत तो आई वापस, लेकिन ये नहीं पता कि वो लूटी हुई दौलत सरकारी खजाने में गई या उन्हीं साथ के एक और हरजाने के लिए हुकूमत वक्त ने रीडायरेक्ट कर दी। नहीं, वो तो एडजस्ट हो गए ना पैसे, नजर साहब, वो तो पैसे एडजस्ट हो गए किसी और मामले के अंदर, और फिर अब आगे देखिए ये नहीं,
नहीं तो एडजस्ट ये गलत है ना, ये भी करप्शन है। और मैं मुत्तफिक हूँ शहजाद चौधरी साहब से कि इसको ठीक करना है, इसकी इस्लाह करनी है, मगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून जब होता है, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो फिर नैब को आप जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए, जितना मर्जी बेहतर कर लीजिए, उस वक्त तक ये नाफिज नहीं होगा अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा। एक टाइकून के लिए कानून अलग है, एक सियासतदान के लिए अलग है, एक जो जज है उसके लिए अलग है, ब्यूरोक्रेट के लिए अलग है। मतलब वो जो अहद है चीमा है, वो उसको 1.5-2 साल हो गया, अभी तक जेल में कुछ अभी तक साबित नहीं हुआ। बाकी जिनको पकड़ा था बड़ी बांगे दोगल, वो क्या नाम है, फवाद हसन फवाद को, वो बाहर आ चुके हैं। तो बात ये कि ये एक जोक बना हुआ है। और ये एंटी करप्शन कमीशन जो है, मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इस पे कोर्स बढ़ाता हूं, इसलिए मेरी 1 मिनट मुझे दे दीजिए। एंटी करप्शन कमीशन का जो तजुर्बा है अफ्रीका में और बहुत सारे ममालिक में, वो इतना कामयाब नहीं है। वो कामयाब जहां पे हुआ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग में, वहां पे ये मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार और आजाद इदारा होता है, जो किसी हुकूमत और किसी अहम शख्सियत या अहम इदारे के ताबे नहीं होता। जब तक उसको मुकम्मल तौर पे आप खुद मुख्तार नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये एक हथकंडा रहेगा, चाहे सिविल हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो। नवाज शरीफ साहब ने तो खुद इसका आगाज किया था 90s में। ये जो कुछ नैब कर रहा है, मुझे ब्रेक एक लेनी है, 1990 मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर लास्ट सेगमेंट में शॉर्टली हम जो पीडीएम की मूवमेंट है और जो अपोजिशन की एक्टिविटीज है उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रूमी साहब, सलीम साफ़ी साहब मेरे मेहमान हैं। वक्त कम है लास्ट सेगमेंट में। साफ़ी साहब, ये जो अपोजिशन कहती है हुकूमत नालायक है, नाअहल है, उनकी नालायकी और नाअहली से अपोजिशन ने क्या फ़ायदा उठाया, और क्या हुकूमत ये नहीं सोच रही होगी कि अगर हम नालायक और नाअहल हैं तो ये हमसे भी ज़्यादा निकम्मे, नालायक और नाअहल निकले अपोजिशन वाले? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जिनको हुकूमत दिलवाई गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिनको अपोजिशन में धकेला गया है उनको अपोजिशन करना नहीं आता। अच्छा। तो अपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि अगर हुकूमत निकम्मी है और वो है, तो खुद आपकी अपनी हालत क्या है। ये इस मुल्क की जो है इस वक्त ट्रेजेडी है। ये दो बेचारे तो अपोजिशन में जाने को तैयार भी नहीं थे, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और इनको तो धक्का दे 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 कर जो है वो अपोजिशन में धकेला गया। और अब भी अगर कोई पीडीएम वगैरह से तवक्को रखते हैं तो वो अबस है। वो इमरान खान खुद अपने लिए काफ़ी है। अगर कभी उनकी हुकूमत को कुछ ख़तरा होगा तो खुद उनकी अपनी तरफ से होगा। लेकिन उससे पहले देखें जो बात हो रही थी ना, देखें ये नवाज शरीफ वगैरह ने ये सब कुछ आगाज किया था। ये किया था उस वक़्त कि जब वो इमरान खान की तरह लाडले थे और उनसे पीपल्स पार्टी को आउट किया जा रहा था और ज़ियाउल हक साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। और उस वक्त अगर कोई रज़ा रूमी साहब और इस तरह के लोग एतराज़ उठाते तो जवाब मिलता, नहीं यार, नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान है, नवाज शरीफ ये है, बिजनेसमैन है। ये सफाई उस वक़्त हम उनके बारे में सुनते थे। इसी तरह अगर आप भुट्टो और उन लोगों को आउट ना करते और बेनज़ीर भुट्टो को, तो जरदारी साहब हमें ना मिलते। अब फिर सवाल उसमें ये है कि जनरल ज़िया के दौर से पहले आप जाएं, जिनको अयूब खान साहब ने एबडो के तहत बंद किया था, मौलाना बाशानी हो, मौलाना मौदूदी हो, वली खान हो, जीएम सईद हो, उस पे आप कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। किसी एक पे 1% का करप्शन था। ये जो MNAs को फंड्स और ये सियासत जो कारोबार बन गया, ये तो ज़ियाउल हक साहब के दौर में बन गया। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब पंजे में आ गए थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने आईन में तब्दीली का इख्तियार भी दिया था। न असम्बली मजबूरी थी, न किसी मेंबर को रखना मजबूरी था, न कुछ और मजबूरी था। तो भाई क्यों उनको निकाल के और सऊदी अरब भिजवा दिया? ये पैसा उनसे निकलवा देते। उतनी बाइख्तियार हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में न कभी आई है और शायद ना कभी आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आईन में आपको इख्तियार दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको MNA की ज़रूरत नहीं है, आपको MMA से MPA से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। फिर ये जरदारी और पीपल्स पार्टी जो है, इनको NRO किसने दिया था? वही परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया और उसको वापस ले आए। तो हमें ये चीज़ होती है कि भाई जब आपकी ज़रूरत हो तो आप उनको खुद बाहर भी, अभी भी नवाज शरीफ को क्या मैंने और रज़ा रूमी ने बाहर भेजा हुआ है?
या फिर जो है ये जितने लोग उधर से आके उसी की पार्टियों से आए हुए हैं, उनकी वही हिस्ट्री है, वही वजारतें की हैं। आप उमर अयूब को देखे, उसमें भी वजीर, उसमें भी वजीर, उसमें भी वजीर। अच्छा, वो हुकूमत औरों की थी, अब ये फरिश्ते हैं। तो ये जो पिक एंड चूज होता है, या फिर इन चीज़ों को आप आड़ लेते हैं। हम न नवाज शरीफ को फरिश्ता समझते हैं, न जरदारी को फरिश्ता समझते हैं। हम कहते हैं कि भाई अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि इस मुल्क को कोई भी न लूट सके। ठीक। तो लेकिन जब ये हम देखते हैं तो, और इससे मजीद अभी एहतिसाब के नाम पे आप करप्शन को मजीद आम करते हैं, क्योंकि जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। अच्छा, और ये भी नहीं है कि ये सब उस दौर के हैं। ये ख्वाजा आसिफ के खिलाफ क्या मुकदमा जरदारी या नवाज शरीफ के दौर में बना है? ये फवाद असद फवाद और अहद चीमा और इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो कुछ हो गया जुल्म, अब उनको वो जिंदगी कौन लौटा देगा? ये मीर जो कुछ हो गया, तो ये सारे ऐसा भी नहीं है कि ये सब उनका। हाँ, हमने तो देखे उस वक्त भी कहा था कि इन अदालतों के होते हुए नया एहतिसाब कमीशन नहीं बनना चाहिए। मेरी तो कालम रिकॉर्ड में है कि मैंने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर हमने सैफुर रहमान के एहतिसाब पे भी लानत भेजी थी। हमने उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये कहा था कि तुम लोग क्यों नहीं बनाते। अच्छा, और ये बंदा फरिश्ता कैसे बन गया? ये जो चेयरमैन नैब है, ये तो चॉइस है आसिफ अली जरदारी का और रहमान मलिक की गाड़ियों में फिर के वो जाके अपना नवाज शरीफ को मनवा रहे थे इस चीज पे। तो चॉइस है जरदारी का, लेकिन है वो फरिश्ता। तो यही हम ये कह रहे हैं कि ये जो पिक एंड चूज का मामला आ जाता है, या फिर इस तरह के लोगों ने जरदारी के चॉइस से मुहतसिब आला के लिए इनको पसंद किया है आसिफ अली जरदारी ने। और मैं उनसे ये तो भाई आगे आपकी आला अदालतें हैं, अक्रॉस द बोर्ड एक सिस्टम बनाए। इन मामलात ने भी आखिर में उधर ही जाना होता है ना, आपके आला। बिल्कुल। और ये भी हाथ खड़ा कर देते हैं साफी साहब। वो कहते हैं जी हमने अपना काम पूरा कर दिया, आगे अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, हम क्या करें। शहजाद चौधरी साहब, जो साफी साहब कह रहे हैं, मुझे सबा अकबर आबादी साहब का एक शेर याद आया कि वो अपने किसी हरीफ से वाकिफ नहीं हूं मैं, अपने सिवा किसी का मुखालिफ नहीं हूं मैं। तो ये इमरान खान साहब के लिए, यह सबा साहब का शेर। देखिए ना जी, नैब का चेयरमैन बना तो कनकर किसने किया? वो अकेला जरदारी ने तो नहीं बनाया ना, वो साथ एग्री करने वाले भी मौजूद थे जी। वो तो इसलिए यहाँ पे सबके सब जो हैं उनका कोई ना कोई बीच में हिस्सा डला हुआ है, कमेटी सबकी पड़ी हुई है इसके अंदर। ये मसला है हमारा। एनआरओ जो पहला वाला एनआरओ था मुशर्रफ के जमाने में, वो दिलवा दिया गया था। दूसरा एनआरओ पीपल्स पार्टी का को दे दिया गया। ठीक। और उसकी भी वजूहात थी, जब आपके यहाँ आपके मुल्क के अंदर आपकी वो ताकत नहीं है और बाहर से कोई आके आपको कहे कि अच्छा ये आप इसको एनआरओ दे दो, और आप दे दें, आपको देना पड़ जाए, क्योंकि आपकी अपने मुल्क के अंदर वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी नहीं है विद स्टैंड करने की उस प्रेशर को, उस फॉरेन प्रेशर को। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने मुल्क की जो है ना, जो आपकी अंदर की साख्त है, उसको भी देखना चाहिए कि आप कितने उसके अंदर। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपने कवानीन को बेहतर ना करें, आप अपने लोगों को सवाल ना पूछें। हमारे यहाँ खुदा ये गवाह है कि इस तरीके से लोग पैसा लूटते हैं और इतनी आसानी के साथ पैसा लूट जाते हैं और इस तरीके से धूल झोंक जाते हैं कि एक ब्रॉडशीट का मूसवी जो है वो हमारी हर चैनल पे आके बैठा है। मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी को जानता नहीं हूँ, लेकिन जो देखने वाली बात है कि यार मैं हैरान होता हूँ कि आफ्टर ऑल हमारा मीडिया इतना आसान है लोगों के लिए इस्तेमाल करना। यानी मूसवी लुक्स लाइक अ पॉलिटिशियन, क्या वो लगता है सियासतदान है हमारा। शहजाद चौधरी साहब, इधर तो एक बंदा एक पोल पे चढ़ जाए तो हम सारा दिन उसको दिखाते रहते हैं। वो सिकंदर इस्लामाबाद में आ गया तो बहुत सारे चैनल। यार कोई वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, कोई बड़ा आसान। असल में हमारा मसला ये है, हम जिस पे तोहमत लगाना चाहिए उस पे वो तोहमत लग जाती है और वो स्टिक कर जाती है। ठीक, सबसे बड़ी कमजोरी शख्सी कमजोरी है कि स्टिक कर जाती है। आप अगर उधर को कोई करे तो उसको स्टिक कर जाएगी, उधर से करेगा तो उसको स्टिक कर जाएगी। ये मजबूरी है हमारी, जब तक इसको दुरुस्त नहीं करेंगे हम दुरुस्त नहीं हो पाते। मैं तो खैर ये जो मुसावी है कि क्या भला है, मुझे तो ये दूसरा मंसूर इजाज नजर आता है। ठीक है, कोई फायर 2 नंबरी निकल आता है और उसको जो है की बुनियाद पे हम अपनी पूरी रियासत को और वो पता नहीं क्या से क्या कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अब मंसूर इजाज की क्या क्रेडिबिलिटी और इसकी क्या क्रेडिबिलिटी, ये तो एक बदबख्ती है। दूसरी बदबख्ती मैं ये कह रहा था कि शहजाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस मुल्क की बड़ी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन एक तो ये है कि भाई देने वाला गुनाहगार नहीं और लेने वाला गुनाहगार।
हालांकि हमारे दीन ने तो ये कहा ना कि देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार हैं, दोनों ही गुनहगार। दोनों गुनहगार देने वाला नहीं और लेने वाला। अच्छा, वो अपनी मजबूरियां बताते हैं अभी हमारे सियासतदान। ठीक बात। वो कहते हैं यार इस निज़ाम में तो फिर आपको नैब के खौफ से बैरून मुल्क जाना भी पड़ता है, उधर जलावतनी भी गुजारनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर ज्यादा कमाना पड़ता है। ये तो वो फिर बताते हैं। रजा रूमी साहब, वक्त खत्म हो रहा है सर, लास्ट कोई 30-40 सेकंड में कंक्लूड कर देंगे आप डिबेट को। देखिए, मैं यही कंक्लूड करूंगा कि मसला ये है कि इस वक्त जो है एक हर एक के पास ऑप्शंस जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं। हुकूमत की भी ऑप्शंस बड़ी कम महदूद हैं, अपोजिशन की भी ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी महदूद हैं। और इस सूरत हाल में यही एक तरीका है कि अगर ये सारे फरीकैन मिलकर मुल्क को इस गर्दाब से निकालने की कोई तदबीर करें, वरना तो ये मामलात जो हैं ये इस तरह तो नहीं चल रहे, ये सस्टेनेबल ही नहीं है। ना ये निज़ाम, ना ये एहतसाब, ना ये सियासी जो हीट है, इसका हल निकालना पड़ेगा और इसका हल निकालने के लिए मुख्तलिफ हलकों को पहल करनी पड़ेगी। और ये रियासत के लिए जो है ना वो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, चाहे हम उसको बड़े आसान अल्फाज में आपने कह दिया, लेकिन है सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक। सलीम साफ़ी साहब, रज़ा रूमी साहब, शहजाद चौधरी साहब, तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वक्त दिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।